रुचि अपनी सास नीलम और पति दीपक के साथ रहती है। रुचि एक रात जब सोने जा रही थी तब उसकी सास नीलम कहती है, अरे बहू जरा मेरी तांबे की बोतल में पानी भरकर रख देना। माँ जी, जब मैं सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ तभी आपको ये काम बोलने होते हैं क्या? तू बोल तो ऐसा रही है जैसे मैं इंतजार ही कर रही थी कि कब तू फ्री होगी और मैं तुझे अपना काम दूंगी। यही कहना चाहती है ना तू? हाँ माँ जी, लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन सच तो आपको ही पता होगा। बहू अब ना तू ज्यादा दिमाग मत चला अपना, जितना बोला है उतना कर। सास हूं तेरी, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ वो कर। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम से सोने। आप यहाँ बैठ कर करो जो करना है। तांबे की बोतल में पानी भरो या तांबा ही बनाओ, लेकिन मैं तो चली। नीलम बोलती रहती है, लेकिन रुचि अपनी सास की बात को अनसुना करके अपने कमरे में सोने चली जाती है। नीलम भी गुस्से में धमधमाते हुए रसोई में जाकर पानी ले लेती है और वो भी सो जाती है। अगली सुबह रुचि पूरे घर का काम करके अपने लिए एक कप चाय बनाती है और हॉल में जाकर सोफे पर बैठती है। जैसे ही वो सोफे पर बैठती है कि उसे कुछ टूटने की आवाज़ आती है। अरे ये क्या टूटने की आवाज़ आई? वो उठती है और देखती है कि उसके नीचे उसकी सास का चश्मा रखा था जो कि अब टूट चुका था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, सुबह तो अच्छी निकाल दी, लेकिन अब ये क्या करवा दिया मुझसे। माँ जी का चश्मा टूट गया, अब तो माँ जी मुझे ही तोड़ देंगी। अब क्या करूँ, माँ जी से कैसे बचूँ? माँ जी तो अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगी और उठकर मेरा ही गला पकड़ लेंगी। माँ जी बिना अपना चश्मा कहीं भी रखकर भूल जाती हैं। अब क्या करूँ, यहाँ पर चश्मा पड़ा है। अरे ये कोई जगह है चश्मा रखने की? जब देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। रुचि काफ़ी डर गई थी क्योंकि उससे उसकी सास का चश्मा टूट चुका था, इसलिए अब वो अपनी सास के उठने का इंतज़ार करती हैं। कुछ देर बाद नीलम की आंख खुलती है और वो रुचि को आवाज़ लगाती है, बहू, बहू जरा मेरा चश्मा तो ले आ। चश्मे के बिना तो सुबह सुबह नहीं लगती। माँ जी हर वक्त चश्मे में रहती हूँ। अरे कभी कभी बिना चश्मे के भी दुनिया को देखना चाहिए, क्योंकि तब दुनिया का सीधा अपनी आंखों से इंटरेक्शन होता है। और वैसे भी भगवान ने आपको इतनी प्यारी आंखें दी है, तो इन पर चश्मे का पर्दा क्यों डालना? क्या बात है बहू, कल रात तक तो तुम मेरे सर पर सवार थी, मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रही थी, और सुबह होते ही तेरा हाव भाव बदल गया। अरे यह क्या हो गया है तुझे? मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ पीना माँ जी कुछ भी सोचती रहती हैं। अच्छा चला, बातें मत बना और मैंने जो कहा है वो कर। तूने ही कल रात मेरा चश्मा रखा था ना, जा मेरा चश्मा ला कर दे। माँ जी आप बिना क्यों सुबह सुबह चश्मा चश्मा कर रही हो? लोग तो सुबह सुबह कीर्तन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और आप उल्टी गंगा की तरह चश्मा चश्मा कर रही हो। हाँ बहू, वैसे तू सही कह रही है। चल मैं आज पहले नहा लेती हूँ और बाद में बाकी के काम करूँगी। रुचि अभी तो बात को संभाल लेती है, लेकिन ये तो शुरुआत ही थी। आगे देखना बाकी था कि होता है क्या। रुचि बेहद डरी हुई थी। उसे डर था कि जब उसकी सास को पता चलेगा कि उससे उसका चश्मा टूट गया है तब उसका क्या होगा। कुछ देर बाद नीलम पूजा कर रही होती है तब। अरे बहू अब मेरा चश्मा ला दे, जरा भगवान के दर्शन तो अच्छे से कर लूं। ये सुनकर रुचि फिर से डर जाती है। माँ जी फिर से चश्मा? अरे पूजा कर रही हो तो आंखें बंद करके करो ना। ये क्या बार बार चश्मा चश्मा कर रही हो? बिना चश्मे के भगवान के आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। रुचि बार बार अपनी सास को कुछ ना कुछ बहाने दे देती। कुछ देर बाद रुचि झाड़ू लगा रही थी, तभी वहाँ नीलम आ जाती है और बिना चश्मे के अच्छे से ना देख पाने की वजह से पूरा कचरा वापस से फैला देती है। ये देखकर रुचि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। माँ जी क्या है ये, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैंने झाड़ू लगाई थी, पूरा घर साफ किया था, और आपने आकर वापस से पूरा घर गंदा कर दिया। अब इसे वापस से कौन साफ करेगा? अब मैं क्या करूं बहू, ना तो मेरे पास चश्मा है ना ही मुझे दिखाई दे रहा है। कब से तुझे बोल रही हूँ मेरा चश्मा दे दे, मेरा चश्मा दे दे, लेकिन तू है कि सुनती नहीं। अच्छा, बिना चश्मे के तो आपको देखने में दिक्कत होती है ना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा साफ कर लूँगी। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एक बार साफ किया है तो दोबारा भी तो साफ हो सकता है ना। हाँ ठीक है, एक काम कर, इसको बाद में साफ कर, पहले मेरे लिए ना तांबे की बोतल में पानी लेकर आ।
वो क्या है ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए तांबा पित्तल स्टील पता नहीं क्या है, और चश्मा पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। हाँ माँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। जब तक आपका चश्मा नहीं मिल रहा तब तक आप मुझे ही अपनी आंखें मान लीजिए। आपको जो भी काम हो वो मुझे बोल दीजिए, मैं फटाफट आपका सारा काम कर दूंगी। चश्मा तोड़ने का भुगतान रुचि को अच्छे से भरना पड़ रहा था, क्योंकि नीलम जो कहती है वो रुचि को करना पड़ रहा था। ऐसे ही नीलम अपनी एक फटी हुई साड़ी लेकर आती है और रुचि को देते हुए कहती है, बहुत ज़रा इस साड़ी को सिल दे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं सिल भी नहीं पा रही हूँ, और वैसे भी तू है ना मेरी दो आंखें, चल अब जल्दी से सिल दे। लेकिन माँ जी, फटी हुई साड़ी का आप क्या करोगी? हाँ, आपकी तो ये किसी काम की भी नहीं है। इसे दे दो ना किसी मांगने वाले को, कम से कम उसके ही काम आ जाए। क्या इस फटी साड़ी को बार बार सिलना। अरे बहू, साड़ी फट गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फेंक देंगे। हाँ मानती हूँ किसी के काम आएगी, पर किसी को ऐसी फटी हुई साड़ी देना शोभा भी तो नहीं देता। ठीक है माँ जी, आप इसे रख दीजिए, मैं फ्री हो जाऊंगी तो सिल दूंगी इसको। अरे बहू, बाकी सारे काम बाद में, अभी जो बोला है वो कर। पता नहीं कौन सी घड़ी में अपनी सास का चश्मा तोड़ बैठी मैं। जब देखो कोई ना कोई काम करवाई जा रही है। और एक चश्मा गया है तो दुनिया भर का काम आज ही कराना ज़रूरी है क्या? रुचि को मजबूरन अपनी सास की हर बात माननी पड़ रही थी, और इस बात का नीलम भी फ़ायदा उठा रही थी। नीलम भी रुचि को एक के बाद एक काम पकड़ाए जा रही थी। ऐसे ही नीलम जानबूझकर हॉल में पानी गिरा देती है और गमले में पड़ी मिट्टी भी गिरा देती है। बहू, ज़रा इसे साफ कर दे, मुझे दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर पानी है तो गलती से पानी गिर गया, और पानी गिरने की वजह से ना मेरा पैर भी फिसल गया, चोट तो लगी है। पर फिलहाल तो तू यहाँ की सफाई कर दे, क्योंकि मेरे गिरने की वजह से गमला भी टूट गया। क्यों नहीं माँ जी, अब आपकी आंखें है नहीं, आपकी आंखों के बदले मैं हूँ, तो सारे काम मैं ही करूँगी ना। हाँ, मैं ये काम भी कर लेती हूँ। जाइए, तब तक आप मेरे लिए कोई दूसरा काम देख लीजिए, हैं? इसके बाद वो भी तो करने होंगे ना मुझे। रुचि पोछा लगाने लगती है, तभी उसकी पड़ोसन शारदा आती है और रुचि को पोछा लगाते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या बात है नीलम, तू अपनी टेढ़ी बहू को सीधे रास्ते पर ले ही आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सीधी होगी भी, लेकिन मानना पड़ेगा तुझे। देखो तो ज़रा कैसे घर पर सफाई कर रही है, और तू वहीं पर खड़े खड़े देख रही है उसे। यही तो दिक्कत है, बिना चश्मे के माँ जी देख ही तो नहीं पा रही। काश सच में देख लेती तो अभी ये काम मैं नहीं बल्कि माँ जी ही कर रही होती। गलती से उनका चश्मा टूट गया और बिन बुलाए मैंने अपने गले मुसीबत को बांध लिया। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि रुचि थक गई थी, और नीलम को भी ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा था कि बार बार रुचि ही काम कर रही है। ऐसे ही शाम को जब सब लोग खाना खा रहे थे, तभी नीलम खाने में नमक डालते हुए पूरा नमक का डब्बा पलट देती है। अरे 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 बहू, माफ़ कर दे, मुझे पता ही नहीं चला ये नमक की डब्बी है, और पता नहीं कैसे गलती से इतना सारा नमक गिर गया। मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रही थी, पूरी दाल खराब हो गई। कोई बात नहीं माँ जी, अब आपकी आंखें खराब हो गई है, और आपकी दुआ से आपकी बहू की आंखें आप ही की तो है। मैं दोबारा दाल बना कर ले आती हूँ, आप उसमें ना मिर्ची डाल देना। मैं फिर से बना दूंगी, हैं? रुचि वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। ये देखकर रुचि का पति दीपक अपनी माँ से कहता है, माँ ये क्या है, आप दोनों सास बहू में तो कभी बातचीत भी नहीं होती थी, लेकिन आज तो गजब ही हो गया। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? अरे नहीं बेटा, यह कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। अच्छा माँ, मैं आपको एक शर्ट दे रहा हूँ, आप उसका बटन लगा दो, मुझे वो शर्ट अभी पहनकर कहीं जाना है। दीपक शर्ट लाकर नीलम को देता है और नीलम उसमें बटन लगाने लग जाती है। तभी रुचि रसोई से बाहर निकलती है और अपनी सास को अंधी आंखों से बटन लगाते हुए देखकर हैरान हो जाती है। माँ जी, आपको तो बिना चश्मे की कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और अब यहाँ पर अपने बेटे की शर्ट में बटन लगा रही हो। मेरी प्यारी बहू, मेरे बेटे ने चश्मे के साथ मुझे लेंस भी लगवा रखे थे, जिस कारण मैं सब देख सकती हूँ, और मुझे पता है कि तूने मेरा चश्मा तोड़ दिया है। मैंने देख लिया था बेटा,
इसलिए मैंने सोचा थोड़ी मस्ती कर ली जाए, तो मैंने तुझसे थोड़े मज़े लिए। लेकिन सच कहूँ बहू, तुझे इस तरह काम करता हुआ देखकर बहुत मज़ा आया मुझे। हाँ हाँ, मज़ा तो आएगा ही ना, आखिर परेशान कितना किया मुझे। परेशान नहीं, बल्कि मैंने तो तुझे तेरे किए की सजा दी है। अब जा, बहस मत कर मुझसे। रुचि का पोपट बन जाता है। ये देखकर रुचि अपना मुंह बनाकर अपनी नजरें झुकाए वहां से चली जाती है। वर्षा की शादी अनुभव से होती है, जो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। वर्षा की सास रीना एकदम मॉडर्न मिजाज की होती है। वो सूती साड़ी नहीं बल्कि ब्रांडेड फैशनेबल कपड़े और जीन्स पहना करती। वहीं वर्षा, जो एक सीधे सादे पारंपरिक परिवार से आती है, उसके परिवार वाले काफी नैतिक विचारों वाले होते हैं। वर्षा साड़ी पहनती और हमेशा अपने सर पर पल्लू ओढ़े रहती। मैंने सभी के लिए नाश्ता लाया है, गर्मा गर्म भोपाली पोहे, साथ में कुटी हुई अदरक की चाय और प्याज की पकौड़ी। ओह, आज तो मज़ा ही आने वाला है। जी भर के पेट पूजा करूंगा। लेकिन वर्षा बहू, मुझे ना ये प्याज के पकौड़े नहीं खाने, तुम्हें तो पता ही है मेरे डाइटिशियन ने मुझे ये सब खाने के लिए मना किया है। तभी वर्षा के ससुर ब्रिजेश जी कहते हैं, अरे क्या हो तुम भी रीना, इतना कौन डाइट वाइट करता है? और अभी तो तुम्हारी खाने पीने की और अपने पोते पोतियों संग खेलने की उम्र हो गई है। कम ऑन ब्रिजेश, अब तुम फिर से अपना बेफिजुल का लेक्चर मत शुरू कर दो। पापा, मॉम को मॉडर्न तरह से रहना पसंद है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उल्टा आपको तो उनके क्लासीनेस पे नाज होना चाहिए। नाज तो छोड़ो, इन्हें बस नाम रखने दे दो। और वर्षा बहू, तुम्हें यहाँ ससुराल में आए पूरे 2 महीने हो गए हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सर पर पल्लू वल्लू ओढ़ाना करो, काफ़ी ओल्ड स्कूल वाइब देता है। देखो, यहाँ पे तुम्हारी कोई दादी सास या बुआ सास मौजूद नहीं है, ओनली सकी सास है, और वो मैं हूँ। और ये मेरी अनुमति है कि तुम अपना पल्लू हटा सकती हो और साड़ियों के अलावा वेस्टर्न आउटफिट्स और ड्रेसेस भी पहन सकती हो। अच्छा, तो अब जैसे तुम सारा दिन जींस में रहती हो, वैसे ही तुम्हारी बहू को भी कह दो तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चले वो भी। ब्रिजेश, बस इनफ। अब अगर तुमने हम दोनों सास बहू में घुसकर वो मोहल्ले की औरतों की तरह टोका टोकी शुरू कर दी ना, तो आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मम्मी जी, वो मैं बगैर पल्लू के। अरे मेरी प्यारी धर्मपत्नी, अब मॉम ने ऑर्डर दिया है तो उसे निभाओ भी। एक काम करते हैं, वैसे भी मुझे आज नेल आर्ट और स्पा के लिए मॉल जाना है, तो फिर इसी बहाने तुम भी मेरे साथ चलो। इट्स टाइम नाउ। तुम्हें वर्षा से वर्षा वर्जन 2 बना के छोड़ूंगी। तुम्हारा ऐसा मेकओवर करूंगी कि जैसे पूरे मोहल्ले की सासें मुझ पर जलती हैं, वैसे ही पूरे मोहल्ले की बहुएं भी तुमसे जलेगी। रीना वर्षा को अपने साथ शॉपिंग मॉल ले जाती है, जहां पर वो उसे कई सारे फैशनेबल कपड़े खरीद कर देती है। गॉगल्स को देखकर वर्षा कहती है, अरे इन चश्मों पर ये काले पीले नीले रंग कैसे चढ़े हुए हैं? अरे रंग नहीं चढ़ा हुआ है, ये तो सनग्लासेस हैं, धूप में इसे पहन कर निकलते हैं। अच्छा वर्षा बहू, ये देखो, तुम ये ब्लू और ब्लैक जींस जाकर ट्राई करो ना। लेकिन कैसे ट्राई करूं? अब घर जाऊंगी फिर वापस आऊंगी, इसमें ही शाम हो जाएगी ना सफर करते करते। नहीं नहीं नहीं, वहाँ देखो, वहाँ वो छोटा सा चेंजिंग रूम है, तुम वहाँ पर जाकर पहन कर देखो तुम्हें बराबर आ रहा है या नहीं। वर्षा को अपनी सास के सुझाव की मॉडर्न जीन्स और कपड़े पहनना इतना भा भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो आधे मन से रीना के आदेशों का पालन कर रही थी, एक सुशील बहू होने के नाते। फिर एक दिन, वर्षा बहू, आज ना मेरी सारी सहेलियां आने वाली हैं। मैं रोज सुबह योगा क्लासेस जाती हूँ ना, वो सब भी वहाँ आती हैं, इसलिए ये फेस पैक लगा लो अपनी चेहरे पे, और मैंने वो जीन्स दी थी ना, या फिर वो 1 पीस ही पहन कर आ जाओ,
फुल मॉडर्न सास बहू की जोड़ी लगनी चाहिए, क्यों? जी मम्मी जी। वर्षा जैसे तैसे मॉडर्न कपड़े पहन तो लेती है, लेकिन खुद को उन कपड़ों में आईने में देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ये कपड़े तो मुझ पर बखूबी जच रहे हैं। मैं भी ना बुद्धू कहीं की बेवजह अपनी सास की पसंद को गलत समझ रही थी, और तो और इन कपड़ों में तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी हूँ, वरना वो साड़ी वो पल्लू संभालते संभालते मेरी जान ही चली जाती। रीना की सहेलियां घर पर आती हैं। वो सभी मॉडर्न लिबास में आती है। वर्षा उन सभी के लिए कोल्ड कॉफी और कॉकटेल जूस बनाकर लाती है। वाओ रीना, तू और तेरी बहू दोनों के दोनों एकदम क्लासी लग रहे हो। हाँ रीना, योर डॉटर इन लॉ इज सो ऑसम, और ये जूस भी बहुत स्वादिष्ट बनाया है। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। जहाँ रीना की मॉडर्न सहेलियां उसे और उसकी बहू की तारीफें करती रहती, वहीं दूसरी तरफ जब जब रीना और वर्षा बाजार में या मोहल्ले में घूमती, तभी आस पड़ोस की औरतें उन्हें देखकर ताने कसते और उनकी बुराइयां करते। देखो तो कैसे दोनों मॉडर्न अप्सराएं बिना किसी शर्म और लाज के जींस पहनकर भरे मोहल्ले में घूम रही हैं। अरे ये नहीं कि संस्कृति और तमीज का भान रखा जाए। आजकल की लड़कियां नौजवान पीढ़ी का तो भी समझ में आता है, लेकिन ये 50 साल की बुढ़िया, इसकी रगों में फिर से जवानी का जोश आ गया है। वर्षा को उन औरतों की बातों का बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें जवाब देने ही वाली होती है कि तभी रीना उसे रोकती है और कहती है, नहीं वर्षा बहू, इन लोगों से लड़ झगड़ कर और बदतमीजी करके कोई फायदा नहीं। आज हम इन्हें रोकेंगे, कल फिर ये लोग हमें टोकेंगे। इन्हें जो बोलना है बोलने दो। तुम्हें जिस पोशाक में, जिस पहचान में आरामदायक महसूस होता है, तुम्हें उसी की राह पर चलना चाहिए। कोई भी राह साफ नहीं होती, कंकड़ तो हर राह पर, हर मोड़ पर होते हैं। बस इन ओल्ड माइंडेड लोगों को रास्ते का कंकड़ समझकर आगे चलो। रीना और वर्षा दोनों की अभी अच्छी जमने लगती है। दोनों सास बहू साथ में योगा करने जाते, साथ में डाइट का खाना खाते और होटल्स में किटी पार्टीज, थिएटर्स में मूवीज और कई सारी चीजें एक साथ करते। रीना ने अपनी बहू को पूरी तरह बदल दिया था। मैं तो हैरान ही हूँ, मतलब इन बीते हुए महीनों में वर्षा और मॉम जिस तरह से चेंज हुई हैं, दैट्स रियली माइंड ब्लोइंग। हाँ सही है। देर आए दुरुस्त आए। मेरे पति ने आज पहली बार कोई टोकने वाली बात या ताना नहीं दिया। और मेरी वर्षा बहू, वो तो अब मुझसे भी अति सुंदर लग रही है। बिल्कुल बासी रोटी से ताजी रोटी बना दिया है मैंने उसे। हाँ मम्मी जी, और मैं इस रूप में और इन कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल हूँ। थैंक यू। वो बाकी सासों की तरह ना रहकर एक अलग और अनोखी सास बनने के लिए, और इतने प्यार से और स्नेह दुलार से मेरे साथ पेश आने के लिए। कम ऑन, अब सेंटी मत बनो वर्षा। बाय द वे, कल हमारे बॉस ने कंपनी के 50 साल पूरे होने के तौर पर एक बड़ी शानदार पार्टी रखी है। हमारे पूरे परिवार को स्पेशली इनवाइट किया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कल शाम को सभी टाइम पर तैयार रहना। शहर के 5 स्टार होटल में पार्टी है। डन पापा जी। अगली शाम वर्षा, अनुभव, रीना और ब्रिजेश पूरा परिवार सज धज कर पार्टी में जाता है। वर्षा और रीना ने मॉडर्न आउटफिट पहने होते हैं। पार्टी में सभी गेस्ट रीना और वर्षा की खूब तारीफ करते हैं। ओह माय गॉड, इतनी फिट और ब्यूटीफुल, वो भी 50 की उम्र में। बहुत ही प्यारी है तुम्हारी बहू। अनुभव और तुम्हारी जोड़ी साथ में बहुत ही ऑसम लगती है, बाय गॉड। एक दिन वर्षा के मायके से उसकी माँ वृंदा, पिता रमेश और भाई चंदन उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं, और वर्षा का बदला हुआ रूप देखकर वो तीनों एकदम से चौंक जाते हैं और हक्का बक्का रह जाते हैं। नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा, नमस्ते चंदन भैया। अरे मोरी मैया, ये सब का पहन रखा है तूने वर्षा? अरे तू भी अपनी सास की तरह बन गई का? ये क्या कर दिया? आप सबने हमारी बेटी को भी आप जैसा बना दिया।
अरे इसीलिए यहाँ आते वक्त गली मोहल्ले के सारे लोग हमें आंखों से घूर घूर कर मानो हमारा एक्सरे कर रहे थे। ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था वर्षा। अरे एक बहू को 16 श्रृंगार, साड़ी और गहनों से लदा होना चाहिए, ना कि इन जिन्स में होना चाहिए। तेरी सास तो वैसे भी शर्म छोड़ चुकी है पहले से ही, और अब तुझे भी उसी राह पर ले जा रही है का? अब हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज में। तभी अपने परिवार वालों को रोककर वर्षा गुस्से से बोल पड़ती है। बस बहुत हुआ, मम्मी पापा भाई, अरे मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप सब इतना बौखला गए? अरे रही बात मेरी सास की, तो चाहे एक औरत जींस पहने या साड़ी, ये उसकी मर्जी होती है। मेरी सास आप सब की तरह बनावटी नहीं है, उन्हें जो कपड़े पहनना अच्छा लगता है वो उन्हें ही पहनती है। इसमें क्या खराबी हो गई? गलती आपकी नहीं है समतन जी, गलती तो हमारे बड़ों की है, जिन्होंने इस बात को किसी कानून कायदे के समान बना दिया है कि औरतों को सिर्फ ये पहनना चाहिए और ये नहीं। उन्हें सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए, इतना ही घूमना चाहिए, ये वो हर बात में रोक टोक। अरे हम औरत हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं। इस सोच को मेरे दिमाग में आप सबने बोया था ना, लेकिन अब मैं भी वही करती हूँ जो मुझे पसंद है, जो मेरे मन को खुशी देता है, ना किसी की रोक ना किसी की टोक। वर्षा और रीना की इन बातों को सुनकर वर्षा के मायके वालों की अकल ठिकाने आती है। इसी प्रकार नीडर और बेधड़क होकर वर्षा और रीना अपने उसूलों से और अपनी खुशियों को आगे रखकर अपनी जिंदगी बिताती हैं।